सभी ऋषि, महर्षि, मुनि, गुरुजन सबका धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? ओके, तो जो हमने सीखा था उसके बारे में कोई बताएगा? सर, सैटरडे में आपने 7th ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था। 7th लेवल, 7th ऑर्गन। ओके, हाँ, 7th नंबर पे था, मतलब हाँ वो, हाँ, हाँ, आपने जो सीक्वेंस रखा होगा सर, उसमें 7th ऑर्गन पे बताया हाँ, था हाँ, हाँ, स्मॉल, हाँ, 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 और उसमें बताया था कि जो लेफ्ट हैंड पे सुपरफिशियल लेवल पे अपनी इंडेक्स फिंगर पे, मतलब जो देखेगा उसकी इंडेक्स फिंगर पे, और जो पेशेंट रहेगा उसका लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड के, तो फर्स्ट फिंगर पे 3 स्पाइक जो उस पे है, सबसे पहले काफ, पित्त और वात। यदि स्पाइक कफ पे मिलेगी तो आंत में कफ ज्यादा है, पाचन धीमा, अनडाइजेस्टेड फैट, फैटी डायरिया, यानी इसमें बताया था आपने HCl कम है, चिकना दस्त भी आएगा। ये इंडेक्स फिंगर पे पित्त पे स्पाइक मिले, यानी मिडिल कर्वेचर पे, तो आपने बताया था ड्यूडेनल अल्सर और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, क्रॉनिक डिसेंट्री, लंबे समय से दस्त होता है, रोगी को पित्त ग्रहणी होती है, और छोटी आंत में सूजन। और सर इसका आपने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी बताया था, 30 मेडुला, 6 ADR, और एसिड ट्रीटमेंट भी बताया था, हाइपर एसिडिटी भी होगी, यदि जख्म है तो फिर इंजरी ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, और हमें क्या खाना चाहिए, पित्त शामक आहार के बारे में भी बताया था सर आपने। और यदि जो स्पाइक है हमें वात वाली जगह पे मिले, यानी हम अपनी इंडेक्स फिंगर रखेंगे तो थंब की साइड पे, तो ये हाइपर स्टाइलेसिस बोलते हैं, आंत की गति तेज हो जाएगी, जिसपे बताया था आपने। आंत पर आंशिक अवरोध होगा, आंत पे मरोड़ के साथ दर्द होगा, और हाइपर स्टाइलेसिस होगी, लूज मोशन होगा, खाने के बाद टॉयलेट। और सर इस पे फिर आपने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बताया था, 6 ADR, राइट स्वेट, टो फिंगर, IBS ट्रीटमेंट। और छोटी आंत की वजह से गैस बनेगी, आंत में स्वेलिंग का बताया था सर आपने। और इसमें हार्निया के बारे में बताया था कि हार्निया यदि लूज है तो उसको टाइट करना है, उल्टी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग होता है, और इंटेस्टाइनल कॉलिक का भी बताया था सर आपने, और कुछ पेशेंट से क्वेश्चन वगैरह करने ये बताया था, और अपना न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी बताया था सर, टू पैन, और ये टो फिंगर, गॉल लीवर, गैस, और या फिर पेशेंट का जो प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग। बस सर मुझे इतना ही समझ आया था। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई भी बताना चाह रहा है क्या? अच्छा, यह जो हम मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं,
ठीक है, इसको जी इसको सबको जो समझ आया, ठीक है, उसको ग्रुप में आप जरूर लिखिएगा। क्यों लिखना है हेमा जी, आप बताओ क्यों लिखना है हेमा जी? हैं अच्छा, एक का माइक आपको भक्ता जी का या आपका वो माइक बंद करना पड़ेगा, इको हो रही है। एक तो फर्स्ट थिंग हमारा रिवीजन हो जाता है सर, और अच्छे से हमारा जो रीडिंग राइटिंग और जो इसका कम्युनिकेशन का क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है इसके साथ में, और अपना अपना रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। अब सब लोग लिखेंगे तो हमने सबका पढ़ते तो वापस हमने हमसे क्या छूट गया तो वो वापस आपका ये हो जाता है पॉइंट जो तो हमारे से छूट गया हो, और सब अपने अपने हिसाब से लिखेंगे तो सबका उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखने का और समझने का उसमें एक्स्ट्रा समझ आता है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही, या सबसे पहला काम कि दिस इज आवर ड्यूटी, हमारा ये कर्तव्य है कि हम कुछ सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको माइंड में एक मैप बनाना या उसका नोट्स बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नोट्स बनाने का मतलब यह नहीं होता कि आप उसको देख के टिप दिया, नहीं, आपको समझ क्या आया, ठीक है, क्या क्या आपके माइंड में है वही आपको लिखना है, यह हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य विहीन व्यक्ति सही नहीं होता। तो हमें अपने कर्तव्य का पहली चीज वहन करना है। कभी कभी स्टूडेंट बन के देख लें, बहुत मजा आता है इसमें। दूसरा, जब हम इसको देखेंगे लिखेंगे तो हमने अपना लिख दिया, दूसरे ने किसी और ने लिख दिया, तो हमें अपनी कमियों का और दूसरे की खूबियों का पता चलेगा। अपनी खूबियों का पता नहीं करना है हमें, अपनी कमियों का, क्योंकि हमें कमी खूबी थोड़ी ना दूर करनी है, कमी दूर करनी है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा तो उसने क्या लिखा, उसने क्या एक्स्ट्रा है और हमने क्या छोड़ दिया, ये पता चलेगा। और जो लिखने की एक स्किल है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो यह मतलब आपने अब लिखा और फिर से जब इसमें लिखेंगे तो 2 बार हो गया और आपको ये जो है रेगुलर हो जाएगा कि हाँ ऐसा है। तो इसका बेनिफिट दूसरा ये है, ठीक है। चलिए, अगली जो हम जानेंगे आज वह हार्ट ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। हार्ट, ये हमने जो सीक्वेंस में रखा वो 8वें नंबर का ऑर्गन्स है, ठीक है, ताकि ध्यान रहे कि हम पहले कितने ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी इन्होंने ज्योति जी ने बताया ना कि 7वां ऑर्गन्स था, तो आज हम 8वां ऑर्गन्स पढ़ते हैं। 8वां ऑर्गन्स हमने सात, ये ऑर्गन्स का जो सीक्वेंस है ना, हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग रखा है। लेफ्ट हैंड में 6 हैं और राइट हैंड में भी 6 हैं। और जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से है कि पहली मान लो हमने पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज कि
पहले, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? तर्जनी उंगली पढ़ी थी ना, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर पर ही हम आज दूसरा ऑर्गन पढ़ेंगे। फिर कल मतलब जैसे मिडिल फिंगर, फिर मिडिल फिंगर के 2 ऑर्गन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिंग फिंगर, उसके 2 ऑर्गन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक 2 ऑर्गन कैसे हैं? एक सुपरफिशियल लेवल पे मिलता है और दूसरा डीप लेवल पे, यानी कि 7th लेवल पे मिलता है। और सुपरफिशियल लेवल को फर्स्ट लेवल बोलते हैं। जैसे ही उंगली रखी तो वो फर्स्ट लेवल है। ओके, यस जी सर। चलिए, तो अभी हम इसमें, तो ये हमें आपको पता चल गया कि मिलेगी कहाँ पे इसकी पल्स? लेफ्ट हैंड में, पेशेंट के लेफ्ट हैंड में। और आपकी उंगली इंडेक्स फिंगर, वात वाली। ठीक है, और डीप लेवल पे मिलेगी, डीप लेवल पे। ठीक है, तो डीप लेवल मतलब 7th लेवल पे। अब 7th लेवल को कैसे पता करते हैं हम लोग? फिंगर सर, फिंगर से मतलब जैसे वात का चेक करना तो वात की फिंगर को डीप एक सर, जो डीप लेवल पे चेक करने के लिए फिंगर से प्रेस करके, जैसे इंडेक्स फिंगर का हम वात को चेक करना तो एकदम डीप प्रेस करके छोड़ेंगे तो पहला जो पल्स मिलते हैं जहाँ पे उससे उधर फील करते हैं सर। हाँ बिल्कुल, आपको धीरे धीरे प्रेस करते हुए जाना है। मतलब ऐसा नहीं करना अचानक से गए और धड़ाम से बंद कर दिया, नहीं। प्यार से धीरे धीरे बंद करना है और ब्लॉक करके फिर आपको धीरे धीरे ही वापसी छोड़ना है। ठीक है, तो जहां भी फास्ट स्पाइक मिल जाती है वहीं पर उंगली को रोक लेना है और उसी जगह को ऑब्जर्व करना है फिर कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सबसे पहला हम एक चीज देखते हैं। यदि इस जगह पे हमारी जो नाड़ी वो कमजोर है, ठीक है, तो हृदय की शक्ति जो है कम मानी जाती है। लेकिन दूसरी बात कि अब ये देखना ये भी जरूरी होता है कि यहाँ पे कौन सा दोष उछल रहा है। मतलब कि कौन से दोष की स्पाइक आ रही है, वात पित्त या कफ की। ठीक है, अब यदि नोट कर ले कफ स्पाइक, फेबल हार्ट पल्स विद कफ स्पाइक इंडिकेट, यदि कफ का उछाल मिले तो हृदय क्या मतलब वो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है कफ स्पाइक में ब्रेडिकार्डिया, बंडल ब्रांच ब्लॉक। ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है कि हार्ट रेट धीमी है। हार्ट रेट स्लो है, उसी को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी,
और हाइपरटेंशन। हाई कोलेस्ट्रॉल। इसमें हाइपरटेंशन जो होता है वो मेलिग्नेंट होता है, मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन नोट करिएगा, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब ब्रेडिकार्डिया का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट की जो धड़कन है वो धीमी हो जाती है। जो हार्ट रेट है वो पर मिनट 60 से कम हो जाती है। इसमें क्या होगा, चक्कर आएंगे, थकान होगी, बेहोशी हो सकती है ना। और हार्ट रेट किसी दवाई की या मतलब हार्ट की कंडीशन या जैसे एथलीट लोग होते हैं उनकी उनकी भी हो सकती है। ठीक है। और बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जाते हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। मतलब हार्ट की जो धड़कन है उसका तालमेल नहीं होता। तो इसमें ऐसे में सांस फूलता है, व्यक्ति का कमजोरी लगती है। मायोकार्डियल, मायोकार्डियल में क्या होता है कि जो हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो बड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं मायोकार्डियल में। इसमें क्या होता है कि जो इसका कारण होता है वो किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हाई बीपी रहा हो या किसी वाल्व की बीमारी हो, कोई मतलब हार्ट में जैसे वाल्व है ना उनकी किसी बीमारी हो, या बहुत ज्यादा मेहनत मतलब उस व्यक्ति ने की हो, हार्ड वर्क उस व्यक्ति ने लंबे टाइम तक किया हो, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो पंपिंग है उस पर इफेक्ट आता है। अगला कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा और मतलब एकदम खतरनाक है। ये हाई ब्लड प्रेशर है जो अचानक से व्यक्ति की आंख, किडनी, दिमाग, दिल को मतलब पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ये एकदम मेलिग्नेंट वाला इमरजेंसी होता है ये। मतलब कि आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसका क्या हो रहा है कि कफ स्पाइक मिल रही है आपको, और उस व्यक्ति ने बताया है कि मेरे को बीपी हाई होता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या नहीं करना है, रिस्क ज्यादा मतलब ज्यादा हम बड़े डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक कर सकते हो, लेकिन यदि वो आपके ठीक करते करते उसका बीपी हाई हो गया और तो उसको रिस्क हो जाएगा। ठीक है, उसकी हाई बीपी की मतलब उसको ये बोलना है कि दवाई बंद नहीं करनी है। ठीक है। और हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब कि जो एलडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसमें। ठीक है। और एलडीएल बढ़ता है तो क्या होगा, एथ्रोस्क्लेरोसिस
बॉडी जो समस्या आती है, मतलब ब्लॉकेज वाली बीमारी, हार्ट स्ट्रोक, ठीक है। अब मतलब किसी को ब्रेडिकार्डिया है तो हार्ट रेट बढ़ाना है ना, तो एथ्रो ट्रीटमेंट देंगे आप। बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो एथ्रो ट्रीटमेंट प्लस हेपरिन, ए हेपरिन, जी हेपरिन, जो भी होगा, है ना। और क्या बोलते हैं, इनके साथ आपको 125 DCC ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाँ, और थायराइड भी आपको ऐड करके देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे बीपीआई हो गया, तो बीपीआई हो गया तो हेपरिन तो देना ही पड़ेगा, इसमें किडनी क्लियर भी आपको देना पड़ेगा। और पी हेपरिन, कॉल ट्रीटमेंट, उल्टा किडनी क्लियर, वेटरन्यूगॉल, तो ये आपको देना पड़ेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल हाई है तो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ना, ये लीवर सेट। और आपको जो है उसमें थायराइड वगैरह जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है उसमें थायराइड ऐड करना पड़ेगा, एथ्रो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। और लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करानी है, उसका डाइट, लाइफ स्टाइल जरूर चेंज कराना है। ओके। देखो, जैसे ब्रेडिकार्डिया हो गया, उसमें हार्ट कम कम क्यों, मतलब वो होता है, मान लो कोई मशीन है, उसमें हम बहुत गाढ़ा तेल डाल दें तो क्या होगा, धीरे धीरे चलेगी वो। जैसे हम दूध बिलोते हैं, अभी उस दूध को और गाढ़ा कर दें, जो मशीन चलती है वो क्या होगा, फिर धीरे चलेगी थोड़ी सी। तो वैसे ही हार्ट में कफ बढ़ जाता है तो उसका जो कंडक्शन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, हार्ट रेट उसकी सिस्टम स्लो हो जाती है। ठीक है। और ऐसे ही वो जो लिपिड प्रोफाइल वगैरह है, कफ है, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो कैसे, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी हाई हो सकता है, उसमें कफ का उछाल होगा तो उसमें जो ट्राइग्लिसराइड और जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, तो हमें उसका मेटाबॉलिज्म सुधारना है। तो आपको क्या करना है, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट भी उसको देना है। चलिए, अभी दूसरा हम देखते हैं कि यदि पित्त की फिंगर पर आपको क्या मिले, पित्त की जगह पे स्पाइक मिले, मतलब कि ये तो था कफ का स्पाइक, मतलब कि प्रोक्सिमल एंड पे, हार्ट साइड। अभी यदि उस पे स्पाइक जो है, स्वप्ना जी कुछ कह रहे हो आप? नहीं सर। यदि ये, हाँ, माइक अनम्यूट हो रहा है ना आपका। पित्त की स्पाइक यदि मिले, मतलब कि
इंडेक्स फिंगर के मिडल पर आपको स्पाइक मिल रही है, तो क्या होगा, एंडोकार्डिया उसको एंडोकार्डियाटिस, एंडोकार्डियाटिस, ठीक है, एंडोकार्डियाटिस। जहां आइटिस लगा है इसका मतलब वहां पर क्या है, इन्फेक्शन है। मायोकार्डियाटिस, एम्बिएशन, एम्बिएशन भी होता है उसको, एम्बिएशन बताऊंगा एम्बिएशन क्या होता है। और कॉम्पिटिटिवनेस होती है उसको, कॉम्पिटिटिवनेस। एंगर होता है उसको। आज इस पित्त वाली स्पाइक से आप जानेंगे कि व्यक्ति की भावना भी आप जान पाएंगे। एंगर होता है, एंगर मतलब गुस्सा। और हाइपरटेंशन, नोट कर लिया? जी सर। तो देखो, एंडोकार्डियाटिस मतलब क्या? एंडोकार्डियाटिस का मतलब है कि जो हार्ट की एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियाटिस हार्ट की जो अंदर की जो परत है, एंडोकार्डियाटिस में क्या होता है कि जो हार्ट की जो एक एंडोकार्डियम है, अंदरी अंदर की परत है ना, और एक होती है बाहर की परत। तो अंदर वाली जो लेयर है उसमें या फिर हार्ट की वाल में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। उस इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे सूजन भी आ सकती है, तो एंडोकार्डियाटिस मतलब मिलेगा। अब कारण क्या हो सकता है एंडोकार्डियाटिस का? कारण आप जानेंगे, बैक्टीरिया हो सकता है या फिर कोई फंगस हो सकती है जो खून के रास्ते दिल तक पहुंच गई। एंडोकार्डियाटिस दांत में कोई इन्फेक्शन हो तो भी एंडोकार्डियाटिस हो सकता है। दांत में इन्फेक्शन होगा तो भी एंडोकार्डियाटिस हो सकता है। किसी ने कोई इंजेक्शन लगवाया हो और इंजेक्शन की वजह से भी एंडोकार्डियाटिस हो सकता है। और कोई सर्जरी करवाई हो तो भी हो सकता है एंडोकार्डियाटिस। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो दांत से इंजेक्शन से ब्लड तो जाना हार्ट में ही है ना। अब उसमें यदि वो ब्लड वहां से इन्फेक्टेड होके गया है तो हार्ट में जाकर के इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। एम्बिएशन हो सकता है, जिसका पित्त स्पाइक मिलेगा उस व्यक्ति को एम्बिएशन मिलेगा। एम्बिएशन मतलब महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की चाह। तो ऐसे व्यक्ति की जो मन की अवस्था होती है वो हमेशा ऐसी होती है, ज्यादा पालूं और ज्यादा ले लूं और ज्यादा ले लूं, मतलब लालची। तो किसी की नाड़ी देख के आप बता सकते हो ना कि ये लालची है कि नहीं है, और ज्यादा पाने की चाह रखता है कि नहीं रखता। समझ आया अब कि कैसे बता सकते हो?
उसका मन कैसे पढ़ सकते हो? कॉम्पिटिटिवनेस मतलब बहुत प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना। हमेशा दूसरों से आगे निकलने की मतलब उसको बेचैनी रहेगी कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊं, उससे भी आगे निकल जाऊं, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस। तो ऐसे व्यक्ति का जो हार्ट की मतलब आप देखेंगे तो पित्त स्पाइक मिलेगी, उसको कॉम्पिटिटिवनेस भी मिलेगा। एंगर भी मिलता है उसको, है ना? एंगर मतलब जो गुस्सा भी उसको ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जो पित्त बढ़ता है तो बार बार गुस्सा लेके आता है ना, लेकिन बार बार गुस्सा आपका बीपी और डाइजेशन, हार्ट, लीवर पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का ऐसे स्पाइक मिलती है तो आप उसको बोल सकते हो कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तेज हैं, पित्त हाई है। और पित्त हाई है तो उसके लीवर पे भी इफेक्ट है और पाचन पर भी इफेक्ट है, डाइजेशन भी खराब है। तो देखिए कहाँ हार्ट की आपने स्पाइक देखी और कहाँ उसका लीवर, हार्ट और डाइजेशन आपने बता दिया। हाइपरटेंशन, हाई बीपी रहता है, वो तो था कफ में था मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यहाँ पे हाइपरटेंशन ही रहता है। मतलब कि हमेशा खून का दबाव ज्यादा रहेगा, बीपी हमेशा ही थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ऐसे में तनाव, गुस्सा, चिंता, है ना, वो इसका कारण हो सकता है। नींद कम हो सकती है, मोटापा हो सकता है, नमक ज्यादा खाते हो, या हार्मोनल कुछ मतलब हो सकता है। ठीक है, तो जिनका ऐसा हो उनका जो आगे आने वाले टाइम में जो रिस्की जोन है वो क्या है? हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक आना, या किडनी डैमेज होना, किडनी फेलियर होना, ये उसके आने वाले समय के मतलब वो हैं कि आने वाले टाइम में उसको ये बीमारी हो सकती है। तो बताओ, भविष्यवाणी कर सकते हो कि नहीं कर सकते नाड़ी से? सर केयर भी तो कर सकते हैं भविष्यवाणी के साथ। केयर तो करना ही है प्रभु, इसीलिए तो सीखना है भाई। केयर कर सकते हैं इसीलिए तो सीखना है, लेकिन उस व्यक्ति को कि यदि केयर नहीं करी तो उसको ये समस्या तय है आनी। केयर कर सकते हो आप, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने कोई मेरे जैसा हो तो वो ध्यान ना दे, तो फिर क्या होगा उसके साथ? आएगी ना वो समस्या तो फिर। जी सर। हाँ, तो इसीलिए यहाँ यहाँ जो जो भावनाओं को जो इंडिकेट करता है ना, यहाँ साधक पित्त होता है, और साधक पित्त हार्ट का प्रमुख स्थान होता है। मतलब मान लो कोई पूछे कि ये भावनाएं कौन, कैसे आपको पता चला, तो इसमें आगे आपको पता चलेगा कि पित्त कितने टाइप का होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको मैं अभी ध्यान आया तो मैं बता ही दिया कि साधक पित्त भावनाओं को इंडिकेट करता है। ठीक है, और हार्ट का प्रमुख स्थान है, तो उसमें भावनाओं को अनुभूति में बदल देता है। वो साधक पित्त जो है वो अनुभूति में बदल देता है, जो भावनाएं हैं उसको अनुभूति में, कि ऐसा अनुभव करने लग जाता है व्यक्ति। मतलब वो सोचेगा आत्म सम्मान बनाए रखें, है ना, क्योंकि जो साधक पित्त का जो
मतलब जब बढ़ता है साधक पित्त, तो व्यक्ति निर्णय लेने लग जाता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, निर्णयात्मक। फिर वो आलोचनात्मक भी हो जाता है, प्रतिस्पर्धी हो जाता है, महत्वाकांक्षी हो जाता है। ठीक है। सर महत्वाकांक्षी और लालची दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही दूसरे का पर्याय है क्या? नहीं, वो महत्वाकांक्षी मतलब बहुत आगे बढ़ने की, ज्यादा पाने की चाह में रहता है। वो ज्यादा ज्यादा मिल जाए मेरे को, और ज्यादा मिल जाए। सर दूसरों से ना कंपटीशन करके खुद से कंपटीशन हो तो वो भी खराब है। नहीं मतलब लेकिन वो व्यक्ति, मन की अवस्था उसकी ऐसी रहती है ना कि व्यक्ति लगातार ऐसा सोचेगा, यार मेरे को और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, पैसे की ऐसे रहती है, मान लो उसके पास, एक मेरा जानकार है, वो तो उसको क्या है कि वो कम से कम 1.5 लाख रुपए इनकम उसकी है, 20-25 किला खेती भी है ना, वाइफ भी कमाती है, फादर भी, मदर भी, मतलब घर में 4 नौकरी हैं। और अब उसको यदि 20 रुपए खर्च करने पड़ जाए ना, तो 20 रुपए खर्च करने के लिए वो दूसरे का सोचेगा कि यार वो खर्च कर ले, मैं ना खर्च करूं। और यदि किसी ने उसको कार्ड दे दिया ना शादी का, और उसको ये हो गया कि खुद से अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से जाना है, तो जाएगा नहीं वो, बोल के यार 200 रुपए का तेल लगेगा। और मतलब उसको मन में एक और चीज रहती है कि मैं ये भी पालूं, ये और भी पैसे, मतलब यानी कि कहीं से फोटोकॉपी के भी, गवर्नमेंट कागज पे भी, दूसरे किसी ने, मान लो मैंने बोल दिया यार तू वहाँ ऑफिस में जाता है, तेरे वहाँ प्रिंटर है, ये ले आना, तो बोलेगा 10 रुपए प्रिंट के लगेंगे भाई। मतलब और ज्यादा पाने की, कि मैं और ज्यादा पैसे, और ज्यादा पैसे। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या होगा, उसकी मन की अवस्था मतलब कि महत्वाकांक्षी होगी ना, महत्वाकांक्षी भी हो गया, और लालच भी हो गया एक प्रकार से, बहुत आगे बढ़ने की, कि मैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, गेम में हो सकता है, पैसे में हो सकता है। बहुत सारे महिलाओं को ऐसा होता है, वो सुंदरता में ही महत्वाकांक्षी होती हैं, कि मतलब ये नहीं तो वो आइटम लगाया, वो आइटम नहीं तो वो ये आइटम लगाया, तो मतलब कि मेरे को ऐसा मिले, मतलब मेरे को ऐसी दवाई मिले, ऐसी वो क्रीम मिले। तो वो एक प्रकार की महत्वाकांक्षी है, मतलब यानी कि महत्वाकांक्षी को, अब महत्वाकांक्षा को यदि आप डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा चला जाता है। वो अपने आप से हो, चाहे मतलब किसी से भी हो, मतलब किसी भी लक्ष्य को बहुत तेज गति से पाने की जो इच्छा रहती है ना, या फिर मतलब लगातार आगे बढ़ने की जो भावना रहती है, उसको महत्वाकांक्षा कहते हैं। तो ये जो है ना, मतलब आपका, जैसे मान लो किसी का, एक हम पॉजिटिव वे में ले लें, किसी व्यक्ति की अनुशासन का हो, या मेहनत का हो, या फिर प्रगति का हो, तो वो हमेशा उसको क्या करेगा, आगे की समाज को और आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास को हो, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन यदि यही ओवर एम्बिशन हो जाए, नकारात्मक में चला जाएगा फिर वो, मतलब कि बहुत अधिक चाह हो जाए, जैसे हर समय बेचैनी रहे, वो मतलब उसका काम नहीं हुआ तो वो चिड़चिड़ापन में बदल जाए, गुस्से में बदल जाए, है ना, बीपी बढ़ने लग जाए। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं उसके इफेक्ट। मान लो किसी की राजसिक, ऐसे व्यक्ति की मतलब जो होती है ना मानसिक अवस्था, वो होती है राजसिक मन की अवस्था होती है। अब इसको करने के लिए आसक्ति कम करें, है ना, और तुलना करने के ध्यान जगह पे हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं ना, कि फलाने का, पेरेंट्स में भी होती है ये महत्वाकांक्षा। तो मतलब वो कि उसका बच्चा इतने नंबर लेके आया, तेरे इतने नंबर आए, तो वो महत्वाकांक्षा है। तो पहली चीज, बच्चे से आसक्ति कम करें,
और उसकी तुलना करने की बजाय उसकी प्रगति पे ध्यान दें कि उसने कितनी प्रगति करी पहले से। ठीक है, और यदि हम ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको गर्दन और कंधे को रिलैक्स कराना है, वैगस नर्व को स्टिमुलेट करना है ना, उसको बोलो कि कम मसालेदार भोजन कम करे जिससे पित्त कम हो, है ना, ऐसी ट्रीटमेंट देना है, और एथ्रो ट्रीटमेंट देना है, 8 मेडुला देना है, 20 मेडुला देना है, बैक ऑफ नी घिसाई देनी है। ठीक है, नींद प्रॉपर ले। चलिए थर्ड और करते हैं। थर्ड है, यदि आपको स्पाइक कहाँ मिले, पित्त की जगह पे मिले, नहीं सॉरी, वात वात पर मिले। यदि वात पर मिलती है तो क्या होगा, डिप्रेशन, डर होगा, डर, एंजाइटी, ट्रैकीकार्डिया, और मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टोल मिलती हैं। मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टोल मतलब कि बार बार एक्स्ट्रा बीट्स आएंगी, बताऊंगा इसको। और मिलेगा उसको साइनस एरिथीमिया, ठीक है। अब डिप्रेशन, डिप्रेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि मतलब यानी कि उसका क्या होगा, उस डिप्रेशन यदि किसी व्यक्ति को होगा और आपने देखा कि उसके हार्ट की वो जो है उधर है, वात की स्पाइक पे मिल रहा है हार्ट की, ठीक है, तो यानी कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन है और लंबे समय से है, तो उसकी रुचि खत्म हो जाती है किसी चीज में, ऊर्जा की कम हो जाती है, तो शरीर पे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी नींद, भूख, हार्मोन, हार्ट रेट पर इफेक्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, उसकी नींद, भूख, हार्मोन्स को ठीक करने हैं। पता है ना, नींद, भूख, हार्मोन्स को ठीक करने का ट्रीटमेंट, नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है तो उसको हेपरिन वगैरह दे के ठीक करना है। हार्ट की धड़कन अनियमित होती है तो उसको एथ्रो ट्रीटमेंट वगैरह दे के ठीक करना है। और डर है किसी को, डरता है वो, तो वो क्या करेंगे, हम उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करें, और जो एड्रेनलिन है वो इस चीज को बढ़ाता है, वो हार्ट रेट को मतलब तेज धड़काता है, बीपी बढ़ाता है, तो उसको ठीक करना है। ठीक है, एंजाइटी है तो एंजाइटी के लिए क्या करना है, उसका मतलब हार्ट रेट, नींद खराब, है ना, थकान वगैरह, उसका मतलब ये चीजें होंगी तो। और एंजाइटी में एक और होगा कि घबराहट होती है और हाथ कांपते हैं, उसको पसीना ज्यादा आएगा एंजाइटी वाले को। ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट रेट बहुत तेज चल रही है,
ठीक है, अब ट्रैकीकार्डिया का कारण आपको फिर फाइंड आउट करना है कि एंजाइटी तो नहीं है, डर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, उसको एनीमिया तो नहीं है, या उसको थायराइड तो नहीं है, या स्ट्रेस तो नहीं है। ट्रैकीकार्डिया के कई सारे कारण हैं। एंजाइटी के कारण हो सकता है डर, बुखार, एनीमिया, थायराइड, स्ट्रेस। ठीक है, और जो मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टोल जो होते हैं वो, उसमें क्या होगा कि जो हार्ट की जो धड़कन है उसमें बीच बीच में एक्स्ट्रा धड़कनें आती हैं। प्रीमेच्योर बीट बोलते हैं उसको ना, मतलब जैसे धड़क रही है और उसके बीच में एक छोटी सी और धड़कन आ जाएगी, तो उसको मतलब एक्स्ट्रा बीट। एकदम ऐसे जैसे चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, तो अचानक से धक्का लगेगा, अचानक से उंगली पे। ठीक है, तो उसको मल्टीपल सिस्टोल बोलते हैं, एक्स्ट्रा सिस्टोल। इसका कारण क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति थकान हो, ज्यादा कैफीन लेता हो, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो, तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना है। ज्यादा कैफीन ले रहा है तो वो बंद करानी है, थकान है तो उसको रिलैक्स कराना है, एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, स्ट्रेस भी हो सकता है, तो उसका कारण को ढूंढ के आपको ट्रीटमेंट उसका दे सकते हो। स्ट्रेस का पता है ना क्या करना है? 20-12-8 में डला, है ना, और उसको रिलैक्स, सिर हल्का, ठीक है, नींद ठीक आ जाए उसको, उसके लिए। ठीक है, और जिस वजह से उसको स्ट्रेस है उसको खत्म कराना है। साइनस एरिथीमिया, इसमें क्या होता है कि जो साइनस एरिथीमिया, जो ऐसे नोड बोलते हैं उसको, ऐसे नोड, तो ये दिल की धड़कन या हार्ट का नेचुरल पेसमेकर होता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है साइनस एरिथीमिया में, जो दिल की धड़कन जो है वो सांस के साथ थोड़ा तेज या धीमा हो जाती है, या तो सांस लेंगे तब थोड़ी सी तेज हो जाएगी, या धीमी हो जाती है सांस के साथ ही। ठीक है, तो ये वैसे साइनस एरिथीमिया कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, यूथ में ज्यादा होती है, और ये जो है जो फिजिकल वर्क जो ज्यादा करते हैं मतलब उसमें हो सकती है। ठीक है, ये कोई खास बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो डिप्रेशन होता है वो 3 टाइप का होता है, पता है आपको? कफ कफ डिप्रेशन 3 प्रकार का होता है। डिप्रेशन, कफ का डिप्रेशन, कफ प्रकार का डिप्रेशन होगा ना, कैसा होगा वो? मतलब यदि मान लो किसी को डिप्रेशन है, तो उससे पूछना है क्या सूरज की उसमें धूप में कम बैठते हो क्या आप? मतलब सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण भी डिप्रेशन आता है। कौन सा? कफ टाइप का डिप्रेशन। और कफ डिप्रेशन होगा उसको ठंड में आएगा, शीत ऋतु में। दूसरा, जिस दिन बादल होंगे उस दिन आएगा। जिस दिन बादल होंगे ना, उस दिन वो डिप्रेशन में होगा। कुछ व्यक्ति तो बादल वाले दिन क्या होते हैं, खुश होते हैं, और कुछ व्यक्ति परेशान होते हैं। तो यानी कि उसको कफ प्रकार का अवसाद है। और इसके साथ साथ इन 3 कारणों के साथ, ये 3 कारण होते हैं उसके, इनके कारणों के साथ और क्या आएगा उस साथ में? मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी, बहुत ज्यादा नींद, और आलस्य। मॉडर्न साइंस में इसको हम बोलते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर इसको बोला जाता है।
पित्त का भी अवसाद होता है, पित्त का भी डिप्रेशन होता है। पित्त का जो डिप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, हार्ट में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाना, अंदर बहुत तनाव हो जाता है बहुत। तो उसमें विचार कैसे आएंगे, आत्महत्या के विचार आएंगे। और हमेशा ऐसे व्यक्ति को सफलता की लत लगती है। होता है ना किसी किसी को कि मेरे को सफल ही होना है, असफल हो गया तो उसको बहुत डर सताएगा कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, असफलता का भय। आप में तो नहीं है किसी में कि हमें नाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, कहीं असफल ना हो जाए। असफलता का भय ऐसे व्यक्ति में होता है जिसको पित्त प्रकार का अवसाद होता है। सर बचपन में रहता था एग्जाम में, अब तो नहीं होता है, कम मार्क्स अब ना नहीं आ होता जाए। है। अब नहीं होता है। हाँ। नहीं सर, अब पेरेंट्स बन गए तो डर नहीं लगता ना। अब हम बड़े हो गए अब ना, हम अब बड़े वो हो डर गए। हमने अपने बच्चों पे लाद दिया। अब तुम भुगतो भाई। तुम भुगतो भाई। तो अब तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि पेरेंटिंग सिखाती है कि नहीं नाड़ी ज्योति? जी सर। कि हम यदि बच्चों को असफलता का भय दे रहे हैं तो मतलब क्या दे रहे हैं उसको, कौन सा रोग दे रहे हैं उसको? पित्त वाला डिप्रेशन। पित्त वाला डिप्रेशन पित्त दे वाला देंगे। डिप्रेशन दे देंगे। और वो पित्त और आगे वो बढ़ के पित्त उसको आगे हाई बढ़ के बीपी भी उसको देगा। और हाई बीपी और देगा हाई तो फिर बीपी वो क्या देगा तो करेगा, फिर वो शांत रहेगा क्या? नहीं सर, तबाही मचाएगा। तबाही मचाएगा। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, किसने बिगाड़ दिए? सर हमने, खुद ने। खुद ने ही बिगाड़ दिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नाड़ी पेरेंटिंग भी सिखाती है, लेकिन उसकी समझ उस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा। एक एक चीज डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, एक एक चीज कि यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इसीलिए 1 घंटे में हम एक ही ऑर्गन पढ़ पाते हैं भाई, नहीं तो एक दिन में आपको 12 के 12 ऑर्गन करा सकता हूँ। एक दिन में 1 घंटे में 12 के 12 ऑर्गन। लेकिन हमें एक एक चीज को, मैं आपको बोला था ना कि पेरेंटिंग हमें सीखना है, वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी को ये लगता है कि नहीं फालतू की चीज है, फालतू की नहीं है। आपके घर और परिवार, आपके परिवार के रिश्ते नाते, आपके समाज को बनाने की जो नींव है वो पेरेंटिंग है। बिजनेस करने की जो नींव है बेसिक, वो पेरेंटिंग है। क्योंकि आप बच्चे को पेरेंटिंग से ही तो उसको बिजनेसमैन बनाना है। क्या बनाना है उसको, कैसा बिजनेसमैन बनाना है? कहीं वो समाज को ही बर्बाद करने वाला तो नहीं बना दिया हमने? पता चले समाज को बर्बाद कर दिया, हमें भी मार दिया। और एक होता वात प्रकार का डिप्रेशन। वात प्रकार का डिप्रेशन में क्या होता है, उसका कारण होता भय, चिंता, असुरक्षा और भविष्य का डर। आज मॉडर्न साइंस में जो इसको बोला जाता है ना, वात प्रकार के भय को, वो बोला जाता है एंजाइटी ड्राइवन डिप्रेशन। एंजाइटी ड्राइवन डिप्रेशन। एक एक इसको दूसरा नाम देते हैं पैनिक रिलेटेड डिसऑर्डर। पैनिक हो जाना, कि बोल कि पैनिक हो गया व्यक्ति। ठीक है। और यदि हमने वात वाले डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं किया तो वह व्यक्ति लंबे टाइम तक डर में जा सकता है। ऐसे होता है ना, किसी किसी को बहुत डर लगने लग जाता है,
बोले कि मेरे को पहले तो डर नहीं लगता था, बोले तो अब मैं छोटी सी बात भी सुन लेता हूँ तो क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, चिंता हो जाती है, डर लगता है मेरे को। तो ऐसा व्यक्ति को क्या है, वात प्रकार का अवसाद है, और ऐसे व्यक्ति की वात बढ़ जाती है। वात बढ़ गई तो नींद डिस्टर्ब, डाइजेशन गड़बड़, ठीक है। और यदि वात बढ़ेगा तो ट्रैकिकार्डिया होगा, उसका जो एट्रियल का जो फ्लटर होता है वो फाइब्रिलेशन होगा, मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टोल्स आएंगे, पीपी लो होगा, और जो है उसकी मतलब पल्सेस जो होंगी वो गड़बड़ करेंगी। उसकी जो मतलब नाड़ी जो साइनस एरिथीमिया होता है वो आएगा। उसमें क्या होता है कि जब श्वास के साथ बदलती है ना वो साइनस एरिथीमिया में क्या होता है, मतलब जैसे हम श्वास अंदर भरा तो उसमें नाड़ी की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और जब श्वास छोड़ेंगे तो नाड़ी की गति धीमी हो जाएगी। वो ऐसा होता है साइनस एरिथीमिया। समझ आया? जी सर। है नहीं आया? आया आया सर। आया, अच्छा। तो इससे कुछ पता चला कि व्यवहार कैसा करना है हमें। सर जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं रहता, वैसे शांत रहो तो सब अच्छा अच्छा दिखता है। हाँ अभी नहीं तो मतलब ये तो पता चला ना कि गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं जब आ जाता है तो दिमाग उड़ जाता है एकदम। अरे वो मतलब हमें वो इसका मतलब कि हमें अभी गुस्सा समझ में ही नहीं आया। गुस्सा कभी भी आता नहीं है, कोई व्यक्ति चाह करके नहीं, वो मतलब हम उसको मतलब चाह करके नहीं ला सकते, आता है। लेकिन उसको यदि समझ लिया हमने तो फिर नहीं आएगा। फिर व्यक्ति मतलब गुस्सा आएगा लेकिन उसको कंट्रोल कर लेगा, गुस्सा आएगा लेकिन उसको कंट्रोल कर लेगा, उसको डाइवर्ट कर देगा, है ना। तो कम से कम इतना जरूर करेगा कि वो अपनी समस्याएं दूसरे पे नहीं ला देगा कि ला मैं तेरे को ऐसा कर दूं, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब भले ही एक ऑर्गन पढ़ रहे हैं लेकिन एक ऑर्गन के साथ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल रहा है कि नहीं यार, हाँ वास्तव में कहाँ गड़बड़ होती है। सर मजा तो बहुत आ रहा है, इसके बाद बस काम दिख रहा है। हाँ इसके बाद फिर काम देखता है। और सर संडे को क्लास नहीं होती, उस दिन ऐसा लगता है उस दिन क्लास बढ़ जाए, तो उस दिन क्लास नहीं होती है क्योंकि उस दिन सब काम लेट होते हैं तो पढ़ाई ज्यादा हो सकती है। अच्छा, चलो इसके ऊपर जरूर गौर करते हैं फिर। सर हम लोगों ठीक का है, एक अब दिन ये स्किप सोच कर दीजिए, किसी दिन संडे को बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। मतलब कोई एक और दिन जो है ना वो स्किप करते हैं, किसी एक दिन की और छुट्टी रखते हैं और जी संडे सर, को बढ़ाते हैं। जी 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 सर। सर सुबह बिल्कुल सब काम बड़ा शांति रहती ना, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग में तो वो अच्छा लगता है पूछना। कोई नहीं, संडे को वो करते हैं फिर उसके बारे में, है ना? ठीक है, चलिए, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू थैंक सर। यू।